वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। पीवाईक्यू की सीरीज है। आज की वीडियो में 3 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखा जाए 3 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, इन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या सही रणनीति होनी चाहिए। तो फर्स्ट से लेकर 5 तक जो सवाल मिलते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल है। तो आज के डेटा इंटरप्रिटेशन में आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक टेबल दिया गया है। टेबल में देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित डाटा दिया गया है। 2 सत्र का डाटा दिया गया है, 21-22 का और 22-23 का। उसी प्रकार एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो इसमें भी 21-22 और 22-23 का आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है और इसमें इनकम दिया गया है। ये बैंकों के कुछ प्रकार दिए गए हैं, 4 प्रकार की बैंकें दी गई हैं और इन्हीं बैंकों से संबंधित यहाँ पे कुछ डेटाज दिए गए हैं जिनको आपको समझना है। नोट लिखा गया है, नोट को आपको पढ़ना है और समझना है। तो लिखा गया है 2021-22 में x% का अर्थ है 21-22 में आय या व्यय 20-21 की तुलना में x% अधिक है। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इनकम लिखा है, उसके नीचे 2021-22 और फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, 15% लिखा है। तो इसके पहले क्या है, पीएसयू बैंक है, मतलब ये पीएसयू बैंक का रो है। तो 2021-22 में 15% लिखने का मतलब ये है कि 2020-21 में जो भी इनकम रही होगी वो 2021-22 में उस इनकम से 15% अधिक है। जैसे 22-23 है, 22-23 में 17% लिखा है, तो इसका मतलब ये है 21-22 की इनकम से 17% अधिक 2022-23 की इनकम होगी पीएसयू बैंक की। अब अगर एक्सपेंडिचर पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 13% 21-22 में। इसका मतलब यह है पीएसयू बैंक का 20-21 में जो भी एक्सपेंडिचर रहा होगा उससे 13% अधिक 21-22 में एक्सपेंडिचर है। 2021-22-23 में लिखा है 22%, तो 21-22 में जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका 22% अधिक आपके 22-23 में एक्सपेंडिचर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं टेबल आपको समझ आ गया होगा। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है मान लीजिए कि 2020-21 में पीएसयू बैंकों की आय 10 लाख करोड़ है। यदि 2022-23 में, तो ध्यान से सुनिएगा, यदि 2022-23 में पीएसयू बैंकों का जो व्यय है, अर्थात ये व्यय की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, व्यय 2020-21 में पीएसयू बैंकों की आय के समान है। तो ये 2022-23 का रहा है, 2022 और 23 का जो व्यय है, इसका व्यय और जो 2020 है, 20-21 की आय है, ये दोनों आपस में समान है। ये दोनों आपस में समान है। अब कह रहा है कि समान है, तो 2022-23 में पीएसयू बैंकों की आय 2021-22 में पीएसयू बैंकों के व्यय से लगभग कितने परसेंट अधिक होगी। तो एक चीज यहाँ पे आपने देखा कि लिखा है कि 2020-21 में आय, तो ध्यान से देखिएगा, 20-21 में जो आय आपको मिल रही है, देखिए दोनों बराबर है, व्यय के बराबर है, तो 20-21 में जो आय मिल रही है, सामने लिखा है कितना है, 10 लाख करोड़ है। कितना है, 10 लाख करोड़ है। अब भाई अब अगर 20-21 की आय इतनी है तो 21-22 की आय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2021-22 की अगर आय निकालने के लिए सोचेंगे तो 2021-22 की जो आय है वो 20-21 की आय से कितने परसेंट अधिक है, वो 15% अधिक है। यही चीज बतलाया हमने आपको। तो अब हम जो 20-21 की आय है कितनी, 10 लाख करोड़, इसको हम 100% मान लेते हैं। अगर हम 100 का मान कितना मान ले रहे हैं, 1 2 हो गया, 3 3, ठीक है, 100 का मान इतना मान ले रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे अगर 21-22 की आय निकालनी है तो हम 115 का अगर मान निकाल लें तो 00 से 00 आप यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे और 115 का गुणा इसमें करोगे तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 115 और 4 टाइम 0 मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये 21-22 की आय है। अब 21-22 की आय आपको मिल गई, 21-22 की आय कितनी मिल गई, 115 4 टाइम 0। अब जितनी 115 4 टाइम 0 से 17% अधिक आय 2022-23 की है। अब हम 100% इसका मान लेते हैं, किसको, 100%, 100 का कितना मान लेंगे, 115 4 टाइम 0 को 100 मान ले रहे हैं। अब हम इससे 17% अधिक अर्थात 117 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। जब 117 का मान निकालने जाएंगे तो 00 से 00 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 117 में अगर आप 115 का गुणा करेंगे तो आपको जानते हैं कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 13-45-500, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 13-45-500, ये जो 13-45-500 है ये 22-23 की आय है। ये क्या है, ये 22-23 की आय है। यहां तक तो बातें आपको पता चल गई होंगी। अब ये बन गया ये 13-45-500, ठीक है, 13-45-500। अब दूसरी चीज देखिए, 2022-23 का व्यय कहा गया है आपस में, 2022-23 का व्यय और 2020-21 की आय आपस में समान थी। तो जो 2022-23 का व्यय है, तो 22-23 का व्यय कितना बनेगा, वही भाई जो 20-21 की आय है, अर्थात 2 फिर 3 बार 0, ठीक है। ये 10 लाख करोड़ बन गया। लेकिन 2021-22 में कितना व्यय है हमें नहीं पता है। हम मान लेते हैं इसका जो व्यय था कितना था, यक्स था। तो यक्स से कितना परसेंट अधिक, 13% अधिक ही ना, यक्स से कितना परसेंट अधिक, 13% अधिक ही तो आपका, सॉरी, यक्स से 22% अधिक ही तो आपकी वैल्यू बन रही है। तो यक्स का हम कितना निकाल ले रहे हैं, 122/100 बराबर कितने के हैं, 10
2 बार 0 फिर 3 बार 0, ठीक है, 10 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। इतनी वैल्यू बन गई। अब अगर आप x का मान निकालेंगे तो 100 का तिरछे-तिरछे गुणा हो जाएगा, अर्थात x बराबर बनेगा क्या कि ये 100 और ये वाला 2, 3, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका 122। अगर इन सबको काट-पीट के ले आएँगे आप, अगर काट-पीट के ले आएँगे तो जानते हैं कितना मिलेगा? मिलेगा 8196 पॉइंट में आएगी वैल्यू कुछ 1311, लेकिन यहाँ पे एप्रोक्सीमेट बात की गई है, तो यहाँ पे आप पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर ही कर दीजिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा 819672 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8196 मिल जाएगा। 819672 को अगर आप 22% बढ़ाएँगे तो कितना मिल जाएगा आपको? ये इतना मिल जाएगा जितनी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है? जितनी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हम ज़्यादा लिख दिए क्या? हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा लिख दिए थे, इसको ज़रा कट कर दीजिएगा। एक वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा लिख दिए थे, 5 है, ठीक है? तो मिल गया 819672 मिल गया। अब ये लास्ट में क्या बोला है? बोला ये है कि भाई पीएसयू बैंकों की 2021-22 में पीएसयू बैंकों के व्यय से लगभग कितना परसेंट अधिक है? तो अब आपको 22-23 की वैल्यू तो मिल गई है। 22-23 में कितनी वैल्यू मिली? 22-23 की जो आय मिली है हमको, कितनी मिली है? 13,45,500, 13,45,500 22-23 की आय है। और 21-22 का व्यय भी हमको पता चल गया कितना है? 819672 तो कितना परसेंट अधिक है हमको ये देखना है, तो दोनों का अंतर देख लीजिए। जब दोनों का अंतर देखने जाएंगे तो जानते हैं आपको कितना मिलेगा? 52 और 58 और 28, 52 58 28 इतना अंतर मिलेगा। इसी का गुणा 100 कर देंगे और नीचे हम कंपेयर कर देंगे किससे? 819672 से। अगर आप इन सबको हल करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64.15%, ठीक है। तो ये लगभग में वैल्यू पूछा है, तो 64.15 को इग्नोर करते हैं, अर्थात इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो 64% बन जाएगा। तो हमने किया क्या? हमको पता था 20-21 का आय, 20-21 की आय से हमने 21-22 की आय निकाली, 21-22 की आय से 22-23 की आय निकाली। दूसरा हमको पता था 22-23 का व्यय, 22-23 के व्यय से हम 21-22 के व्यय को निकाला। अब हमने क्या किया कि 22-23 की इनकम से 21-22 के व्यय से दोनों के अंतर को देख लिया। अंतर जो मिला उससे हम 21-22 के व्यय से भाग कर दिए, तो हमको 64.15% मिला। वैल्यू अप्रॉक्स में पूछी गई है, तो अर्थात 64% इसका राइट जवाब बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है यदि 2020-21 में विदेशी बैंकों का व्यय 20-21 में विदेशी बैंकों का व्यय उक्त वर्ष में उनकी आय के समान है। उक्त वर्ष में उनकी आय के समान है। तो 20-21 में विदेशी बैंक का व्यय, खूब ध्यान से देखिएगा। 20-21 में जो विदेशी बैंक है, अर्थात ये वाली बैंक की बात की जा रही है, फॉरेन बैंक का जो व्यय है वो कितना है? 20-21 में फॉरेन बैंक का जो व्यय है वो कह रहा है कितना है कि 60,000 करोड़ है ना, 60,000 करोड़ कह रहा है। अब अगर भाई व्यय इतना है तो उसी वर्ष में कह रहा है कि इसी वर्ष में, मतलब 20-21 में ही जो इसका व्यय है वही उसकी आय भी है, अर्थात ये भी कितना हो गया? ये 60,000 करोड़ बन गया। अब इस हिसाब से देखेंगे तो आपको 20-21 की आय पता हो गई है। अब 20-21 की आय पता हो गई है तो 20-21 की आय के आधार पे हम 21-22 की आय तो निकाल ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आराम से 100 का मान कितना मान लेंगे? 60,000 करोड़ मान लेंगे। 100 का मान कितना मान लेंगे? 60,000 करोड़ मान लेंगे। तो ये 9% अधिक है 20-21 से, ठीक है। तो 109% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अगर डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे और 600 में 109 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 65,400। क्या मिल जाएगा? 65,400। ये 65,400 क्या है? ये 21-22 में विदेशी बैंकों की आय है। ये मतलब 65,400, सॉरी ये 5 होगा, 65,400 ये बन गया। अब हमें 21-22 का पता हो गया तो हम 22 और 23 का भी निकाल लेंगे। तो अब हम जो 65,400 आया है इसको हम बना देंगे 100। 100 की वैल्यू कितनी है? 65,400। तो हमें अगर 22-23 की आय पता करनी है तो हम 12% बढ़ा देंगे, अर्थात 112 की वैल्यू निकालेंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट करेंगे। 654 में अगर 112 का गुणा होगा तो आपको मिलेगा 73,248, ठीक है। ये 73,248 क्या हो गया? ये इसका हो गया 73,248 22-23 की आय बन गई। अब ऐसे जानिए कि हमें 20-21 का व्यय भी पता है। 20-21 का व्यय है आपका 60,000 करोड़। अगर हमें 21-22 का व्यय पता करना है तो 4% हम बढ़ा देंगे। तो हमें 100 की वैल्यू तो कितनी है? 60,000 करोड़ है। तो 104 की वैल्यू तो निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा। 104 में अगर 600 का गुणा होगा तो ये बन जाएगा 62,400। कितना बन जाएगा? 62,400। 62,400 ये क्या है? 21-22 का व्यय है। 62,400 क्या है? 21-22 का व्यय है। जब हमें 21-22 का व्यय पता चल गया 62,400 है, अब हम इसको 100 के बराबर कंपेयर कर देंगे। 62,400 और हमें कितना इसका है? 11% था। 100 का मान बढ़ा के क्या कर देंगे? 111 कर देंगे। तो 100% की वैल्यू 62,400 है तो 111 की वैल्यू निकाल लेंगे।
आराम से इसको डबल जीरो गया तो 624 में अगर 111 का गुणा होगा तो पता है आपको कितना मिल जाएगा, 69,264 मिल जाएगा, 69,264 मिल जाएगा। 69,264 यहाँ पे मिल गया आपको, 69,264 यहाँ मिल गया और दूसरा 62,400 आपको यहाँ पे मिल गया था। अब जो भी पूछा होगा हम बता देंगे। पूछा है 22-23 में विदेशी बैंकों की आय और व्यय में क्या अंतर है? 22-23 पूछा था, अगर 21-22 पूछा होता तो निकालने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हमें चारों की चारों वैल्यू निकालनी पड़ी। तो 22-23 के आय व्यय में अंतर हमसे पूछा गया, तो देखिए 22-23 की आय व्यय तो ये है और 22-23 की आय ये है, 22-23 की आय ये है। अब दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है। अगर आप 73 कितना था, 73,248 था ना, 73,248 में अगर आप 69,264 अगर आप हटाएंगे तो आपको जानते हैं कितना मिल जाएगा, 39,84 मिल जाएगा। कितना, 39,84। तो 39,84 अर्थात फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप टेबल को अच्छे से समझ गए होंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी गई वो इंक्रीजिंग फॉर्म में दी गई। देखिए ये परसेंटेज इंक्रीजिंग इन दिया है, मतलब 20-21 के कंपैरिजन में 21-22 में आय 15% बढ़ रही है, 21-22 में एक्सपेंडिचर 13% बढ़ रहा है। मतलब डिपेंड डेटा किस पर है, अपने प्रीवियस डेटा पे डिपेंड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए कि नए निजी बैंक का मतलब क्या है, न्यू प्राइवेट बैंक की बात कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए नए निजी बैंक की जो आय है 21-22 में 8,000 करोड़ थी। नए निजी बैंक की आय वर्ष 2021-22 में 8,000 करोड़ थी। 21-22 में कितनी है, 8,000 करोड़ है। ध्यान से देखिएगा, 21-22 में 8,000 करोड़ थी नए निजी बैंक की आय। दूसरा करोड़ थी यदि 21-22 में नए निजी बैंकों का व्यय उनकी आय के समान था, तो 21-22 में व्यय भी जो था वो 8,000 करोड़ था। दोनों का व्यय, आय और व्यय, सॉरी यहाँ पे आय होना चाहिए, आय और व्यय दोनों आपस में क्या है, समान है। अब क्या कह रहा है, समान था, तो 2021-22 में और 22-23 में नए निजी बैंकों की आय में अंतर 21-22 और 22-23 में नए निजी बैंकों के व्यय के अंतर का लगभग कितना परसेंटेज है। 21-22, 22-23, 21-22, 22-23, मतलब कि आपको चारों डेटाज निकालने पड़ जाएंगे। तो चलिए हम 22-23 में आय निकालना शुरू करते हैं। पहले 22-23 में आय निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि 21-22 में तो हमें आय पता है। 21-22 में आय कितना है, 8,000 करोड़ है। तो हमने क्या किया कि 100 का मान कितना रख दिया, 8,000 रख दिया। और अगर न्यू प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो ये कितना बन रहा है आपका, 44% बन रहा है, सॉरी ये बन रहा है 37, 22-23 में तो 37% है ना, तो 100 का मान अगर कितना हो गया, 8,000 करोड़ हो गया, तो ये जो 44% है, इसी का मान तो 8,000 करोड़ है। ठीक है, अब हम इससे 37% अधिक 22-23 की वैल्यू होगी, तो हमने क्या किया, 100 का मान उतना कर दिया, तो 137% की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो डबल जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 में 137 का गुणा होगा तो आएगा यहाँ पे 1,960। ठीक है, ये 1,960 क्या है, ये 1,960 22-23 में न्यू प्राइवेट बैंक की आय है, 22-23 में न्यू प्राइवेट बैंक की आय है। अब दोनों वर्षों में, मतलब ये 21-22 की आय हो गई, ये 21-22 की आय हो गई और ये 22-23 की आय हो गई। ऐसे में दोनों का अंतर हमसे कहा गया है, दोनों के अंतर का लगभग परसेंटेज पूछा गया है। दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे 10,960 में से 8,000 अगर घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2,960 करोड़। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 2,960 करोड़। ये बात हुई किसकी, दोनों के आय की। अब हम बात कर ले रहे हैं किसकी, व्यय की। ठीक है, अब देखिए 21-22 में व्यय भी हमको पता है कितना है, 8,000 करोड़ है, तो हमने 100 का मान कितना बना लिया, 8,000 करोड़। अब व्यय देखिए कितना है, यहाँ पे 44 है, 42%, इसका मान कितना है, 8,000 करोड़ है। तो ये 8,000 से, मतलब 22-23 का जो व्यय है वो 8,000 से 44% अधिक है, अर्थात 100 का मान अगर 8,000 है तो 144 का मान हम निकाल रहे हैं। जब से ही डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, 80 में 144 का गुणा करेंगे, आप 80 में 144 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11,520 करोड़। 11,520 करोड़, ये 11,520 क्या है, ये 22-23 का व्यय है, 22-23 का व्यय है। 8,000 क्या है, 21-22 का व्यय है। तो दोनों के अंतर की बात की गई थी, अगर 11,520 में से 8,000 को आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3,520 करोड़। तो 3,520 करोड़ आय में और व्यय में अंतर हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे तो यही दिया है, 21-22 और 22-23 में नए निजी बैंकों की आय में अंतर और 21-22 और 22-23 में नए निजी बैंकों की व्यय के अंतर का लगभग कितना परसेंटेज है। तो अब हमको दोनों का अंतर पता चल गया है, तो अब हम लगभग परसेंटेज निकाल ले रहे हैं। लगभग परसेंटेज 2,960 गुणे कितने के हो जाएगा, 100 के, और नीचे आ जाएगा 3,520 के।
अब इसको अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 84.09 भाग करके आप देख लीजिएगा 84.09 यहाँ पे लगभग में बात की गई है, तो 0.09 को हम हटा देंगे और मिल जाएगा हमको थर्ड वाला विकल्प राइट आंसर के रूप में, अर्थात इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 84% बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। लिखा है यदि 2021-22 में पीएसयू बैंकों की आय विदेशी बैंकों के व्यय से दोगुना है। खुद ध्यान से देखिएगा 2021-22 में पीएसयू बैंक अर्थात इसकी बात की जा रही है। पीएसयू बैंकों की आय विदेशी बैंकों के व्यय से दोगुना है। विदेशी बैंक कहाँ गया? ये फॉरेन बैंक है, ठीक है। फॉरेन बैंक के व्यय से 2 गुना है। इसका मतलब क्या निकला कि भाई 2020-21 सॉरी 20-21 है ना? हाँ 2021-22 में अगर आप देखेंगे जो पीएसयू की आय है वो बराबर है, एफबी मतलब हम फॉरेन बैंक कह रहे हैं, बराबर है एफबी के व्यय से 2 गुना, ठीक है। तो बराबर होगी, अर्थात आप कह सकते हो कि पीएसयू जो बराबर है एफबी गुणे 2, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा डेटाज की आवश्यकता नहीं है। अब आप कुछ इस तरीके से आप इसको किसी एक छोटी वैल्यू मान लीजिए, तब भी काम हो जाएगा। अब हम ऐसे मान लेते हैं कि 2021-22 में मान लेते हैं कि 2021-22 में जो विदेशी बैंकों का व्यय था, तो ध्यान से देखिएगा, जो विदेशी बैंकों का व्यय हम मान लेते हैं कितना था? 100 रुपए था। विदेशी बैंकों का जो व्यय था वो 100 रुपए था। अगर हम इसके विदेशी बैंकों के व्यय को 100 मान लेते हैं, अर्थात एफबी फॉरेन बैंक का जो व्यय है उसको हम 100 मान ले रहे हैं, तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि भाई जो पीएसयू बैंक की आय होगी वो 200 रुपए होगी। वो पीएसयू बैंक की जो आय होगी वो 200% होगी। तो अगर एफबी, ऐसे समझ लीजिए कि ये पीएसयू है और ये एफबी गुणे 2 था, तो एफबी गुणे 2 था। अगर हमने एफबी के व्यय को 100 मान लिया तो 100 गुणे 2 तो 100 हो गया। अगर इसको हमने 100 मान लिया, इसको अगर हमने 100 मान लिया तो ये कितना हो गया? ये 200 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो इसके 2 गुना बराबर आपका पीएसयू बैंकों की आय है, तो ये 200 हो गई। तो अब ऐसे इसको समझ लीजिए। अब अगर हम आय निकालने जाएंगे, किसकी? 2022-23 की आय निकालने जाएंगे, तो अगर ये कितना बन गया है? अगर ये 200 है तो 200 से 17% अधिक ही 22-23 की आय होगी। तो 100 का मान अगर 200 है तो हमें कितना निकालना है? 117 का मान निकालना है। तो 100 दूना 2 से होता है, तो 117 दूना कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। तो यहाँ की जो वैल्यू निकल के आएगी 234 निकल के आ जाएगी। यहाँ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 234 निकल के आ जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने माना कि 2021-22 में, कहा गया भाई 2021-22 में जो विदेशी बैंकों का व्यय था वो 100 था। तो जो 2021-22 में विदेशी बैंकों का व्यय, फॉरेन बैंक का व्यय, अर्थात इसके जो मान है वो 100 है। अगर इसका मान 100 है, मतलब 100 का मान 100 है, तो भाई 2022-23 का व्यय अगर हमें निकालना है तो हम 111 का मान निकाल लेंगे। अगर 100 का मान 100 है तो 100 1 100 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो 111 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 111 निकल के आ जाएगी। अब मतलब क्या निकला कि भाई ये जो विदेशी बैंक है, विदेशी बैंक का 21-22 में जो व्यय है 100 रुपए है, 22-23 में व्यय 111 है। 2021-22 में जो पीएसयू बैंक की इनकम है वो 200 है और 2022-23 में 234 है। तो हमसे पूछा क्या गया है? पीएसयू बैंकों की आय विदेशी बैंकों के व्यय से क्या अनुपात है? किस सत्र में? 22-23 में। 22-23 में देखिए आय कितनी है? 234 है और विदेशी बैंकों का व्यय कितना है? 111 है। विदेशी बैंकों का व्यय कितना है? 111 है, अर्थात आप कह सकते हो कि यही इसका राइट आंसर है, 234/211। तो यहाँ पर अगर है नहीं तो आप इसको देख सकते हो, इससे जाएगा 111, 3 त्रिक 9 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। देखो 37 यहाँ पे दिया है, यही इसका राइट आंसर है, 78:37। इसको भी कैंसिल आउट करोगे, 3 सत्ते 21 होगा, 2 बचेगा, 3 8 24, अर्थात 78/37, 78:37 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसके डेटाज की आवश्यकता नहीं थी, 2 गुना की बात कर रहा था तो 2 गुना हमने निकाल लिया, आराम से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है कि 2020-21 में विदेशी बैंकों की आय उनके व्यय से 4 गुना है। ठीक है, उनके व्यय से 4 गुना है। तो वर्ष 2022-23 में विदेशी बैंकों की आय उनके व्यय से लगभग कितना % होगा? चलिए पहले 21-22 की बात करते हैं। 2021-22 की बात है, 2021-22 की बात है, 2021-22 की बात है। कह रहा है कि 21-22 का जो आय है वो व्यय से कितना गुना है? 4 गुना है। अगर व्यय x है तो आय कितना होगा? 4x होगा। अगर व्यय x है तो जो आय होगी वो 4x होगी। आय अगर 21-22 की 4x है,
अगर 21-22 की 4x है, ऐसे में अगर आप 22-23 की आय निकालने जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आप 4x का 117/100 निकालने जा रहे हैं। 4x का 117/100 निकालने जा रहे हैं, यही तो होगा ना। 21-22 में विदेशी बैंक का रहा ना, अच्छा सॉरी, हम तो पीएसयू बैंक का निकाल दिए, विदेशी बैंक कहाँ है, ये है आपकी फॉरेन बैंक, अर्थात 117 की जगह कितना आएगा, 112 आएगा। 4x का 112% निकालने जा रहे हैं। और ये अगर व्यय x है किसका, आपके 2021-22 का, तो 22-23 का जो व्यय होगा वो क्या होगा, 22-23 का व्यय होगा x का 111/100, x का 111/100, यही तो बनना चाहिए ना, x का 111/100। अगर अब देखिए ये 112 है, ना स्पष्ट हो तो 1 मिनट हटा दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, ये 112 है, 4x का 112/100 है। अगर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व आउट करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4.48x, 4.48x। ये लगभग पूछा है तो दशमलव का एक ही अंक लीजिए तो बेहतर होगा, 4.4 को हम डिनोट कर रहे हैं। x गुणे 111/100 है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.11 एक्स, ठीक है, 1.11 एक्स। इसका भी आप एक ही नंबर, एक ही दशमलव के एक ही स्थान तक राउंड अप कर लीजिए, 1.1 एक्स मिल जाएगा, यहाँ भी इतना ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये रेशियो हमसे पूछा है, दोनों की व्यय का लगभग रेशियो पूछा गया है। बैंकों की आय का उनके व्यय से लगभग अनुपात क्या होगा, 22-23 का पूछा गया है, तो 22-23 की ये इनकम है ये वाली, और 22-23 का ये आपका व्यय है, तो 4.4 एक्स है, 1.1 एक्स है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक 1 टाइम और ये 4 टाइम, अर्थात 4:1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 4:1 अर्थात सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो पांचों सवाल हमने आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द कॉलम का सवाल है। अब देखिए एक तरफ से रेफरेंस मतलब कि कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं, सामने उसका मीनिंग दिया गया है। इस सवाल को या इस टाइप की बातों को हमने आपको की कॉन्सेप्ट सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। देखिए आईडी है, पोस्ट है, अगर पोस्ट भी याद है तो पोस्ट का क्या है, आफ्टर है, अर्थात बी का चौथा। अगर आप बी का चौथा देखेंगे किसी में है भी नहीं, तो बी का चौथा इसी में है, अर्थात राइट आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। पोस्ट का मतलब हो गया आफ्टर, अर्थात बी का हो गया आपका चौथा। इस हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया आपका ए का सेकंड। आईडी का मतलब द सेम होता है, ए का सेकंड हो गया। अगर आप देखेंगे सी का, तो सी का हो गया फर्स्ट। वीआईडी का मतलब होता है रेफर, और वीआईजेड को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है थर्ड, मतलब कि नेमली, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। आपको अगर याद होगा तो हमने आपको बताया था वहां पे, प्रायोरी का मतलब होता है फ्रॉम द अर्लियर, सीएफ का मतलब होता है कंपेयर करना, एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स, आईडी का मतलब होता है इन द सेम प्लेस, ठीक है, इन द सेम प्लेस, यहाँ भी सेम प्लेस भी एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंटे का मतलब होता है बिफोर, एफएन का मतलब होता है कि फुट नोट, और विदे का मतलब होता है सी, और ईटीसी का मतलब होता है सेक्टर, आप सभी जानते हैं। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ये चीजें अगर आपको याद होंगी तो आप आराम से इस सवाल के जवाब दे लेंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका सेकंड वाला विकल्प अर्थात बी वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द इनकॉर्पोरेटिंग व्हिच फीचर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेशन। करा है कंप्यूटर शिक्षा उल्लंघनों को कंप्यूटर सिस्टम के संचालन में किस सुविधा को शामिल करके कम किया जा सकता है। करा है भाई उपयोगकर्ता की पसंद के सॉफ्टवेयर की स्थापना करके। भाई इससे सुरक्षा कैसे कम हो सकती है। सेकंड है केवल एक खाते का उपयोग करके कई कई मोड्स में लॉगिन करने की क्षमता देके। करा है यदि कोई गतिविधि का पता नहीं चला तो सिस्टम को जबरन लॉग ऑफ कर दिया जाता है। सिस्टम में फाइलों को अपलोड करने और डाउनलोड करने की अनुमति देके। देखिए करा के इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ यूजर चॉइस, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। द एबिलिटी टू लॉग इन मल्टीपल मोड्स यूजिंग ओनली वन अकाउंट, भाई इससे भी तो कोई सिक्योरिटी बढ़ने की संभावना नहीं है। सेकंड है फोर्स लॉग्ड ऑफ फ्रॉम द सिस्टम इफ नो एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड। आप अक्सर देखते होंगे अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेट करते होंगे, जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते होंगे, अगर आप थोड़ी देर तक या अपने मोबाइल में भी ऑनलाइन बैंकिंग या योनो या यूबीआई का एप्लीकेशन वगैरह कोई भी इस्तेमाल करते होंगे, व्योम वगैरह, तो आप देखेंगे थोड़ी देर तक कोई गतिविधि नहीं करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है आपका ऑटोमेटिक लॉग ऑफ हो जाता है, फिर से आपसे लॉगिन करने के लिए बोलता है। जब आप थोड़ी देर तक लॉगिन कुछ भी नहीं करते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या आप अपने मोबाइल में, तो वो समझ लेता है कि भाई आप स्क्रीन से दूर हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ही उसको वो लॉग ऑफ कर देता है कि कोई उसको दूसरा उपयोग ना कर सके। तो अगर ऐसा कर रहा है तो मतलब कि सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के पर्पज से कर रहा है। तो यही इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो लिखा है यदि 623 रुपए के विक्रय मूल्य पर किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 11% की छूट मिलती है, मतलब कि 19% की छूट देने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। अगर हम कोई वस्तु 623 रुपए में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम 11% की छूट दे रहे हैं। एक तरफ से ऐसे समझिए कि 100 रुपए की वस्तु थी
तो हम 11% की छूट पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है क्या? 11% की छूट का मतलब क्या है? 11% की अगर हम छूट पे बेच रहे हैं तो इसको हम 623 रुपए में बेच रहे हैं। कह रहा है कि अगर भाई 19% की छूट दिया जाए तो कितने में बेचा जाएगा? 11% की छूट का मतलब है 100 से मान घट के कितना हो जा रहा है? 89 हो जा रहा है। 89 के रेट पे हम 629 रुपए में बेच रहे हैं। अब कह रहा है कि अगर हम 19% की छूट दें, अगर 100 में से 19 निकालेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 89 की वैल्यू अगर 629 है तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 89 आप अगर सत्ते देखेंगे तो 7 9 623 है ना, 629 कहाँ से लिख दिए? अगर 89 सत्ते देखेंगे तो 7 9 63, 7 8 56, 56 6 62, 89 सत्ते और 81 सत्ते देखेंगे तो 7 के साथ 7 8 56, 567 रुपए। अगर भाई 19% की छूट दे रहे हैं तो इसको आपको 567 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑन है, करें मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताओं की पहचान कीजिए कि मेन मुख्य व्यस्तताओं की आपको पहचान करना है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। देखिए क्वांटिटेटिव जो रिसर्चर्स होते हैं, देखिए वो मेजरमेंट तो करते हैं, ठीक है, मापन तो करते हैं, मापन के आधार पे ही तो पर्टिकुलर वो किसी रिजल्ट तक जाते हैं, फिर उस रिजल्ट को जनरलाइज करने की बात करते हैं, कैजुअलिटी भी देखते हैं। अब इम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट की जो बात होती है ये क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का काम होता है, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का काम होता है, और प्लस जनरलाइजेशन। अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेजरमेंट होती है, कैजुअलिटी देखी जाती है, और जनरलाइजेशन सामान्यीकरण पर जोर दिया जाता है, संदर्भ पर जोर क्वालिटेटिव रिसर्चेज में दिया जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए बी और डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे तो लिखा है ऑफ कोर्स एबॉर्शन हैज अ लीगल टू बी लीगल, आफ्टर ऑल अ वुमन मस्ट हैव फ्रीडम टू डू व्हाट एवर शी वांट्स विथ हर ओन बॉडी, आइडेंटिफाई द फैलेसी ऑफ कंट्री। एक तरफ कह रहा है कि जो एबॉर्शन है वो लीगल है, दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई एक जो वुमन है, वुमन को अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुल मिला के क्या कर रहा है कि एक बार तो इधर से कान पकड़ रहा है, दूसरी बार इधर से कान पकड़ रहा है, कुल मिला के ये एक सर्किल बन रहा है, ठीक है, कुल मिला के ये सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इस तरह की सिचुएशंस बनती है तो इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं है, ये है क्या, ये बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन है। जब एक ही बात को हम दो, एक तरफ हम कह रहे हैं भाई इसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब कि ये लीगल है अबॉर्शन करा, दूसरी तरफ कह रहे हैं भाई और जो महिला है, महिला को अपने शरीर के साथ कुछ भी करने की इजाजत होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक ही बात को दो तरीके से, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। इसको सर्कुलर रीजनिंग भी बोला जाता है, जब निष्कर्ष को ही आधार मान लिया जाता है, ठीक है। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन मतलब कि कोई किसी भी पार्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पूरी उसको हम होल पर लागू कर दे, पूरे पे लागू कर दे, तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसके अंदर बातें छिपी हुई है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल अवधारणाएं उसके पीछे लगी हुई है, ठीक है। हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब यह है भाई हम सैंपल तो केवल 5 लोगों पे सैंपल हम केवल 5 लोगों का कलेक्ट करते हैं, जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम 10,000 लोगों पे लागू कर दे रहे हैं, मतलब कि अपर्याप्त डेटा से निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, अपर्याप्त डेटा से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उस निष्कर्ष को हम बहुत बड़ी आबादी पे लागू कर दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। हालांकि यहाँ पे तीनों नहीं है, यहाँ पे है बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। वही चीज यहाँ पे बताया, बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन में निष्कर्ष को ही आधार मान कुल मिला के सर्कुलर रीजनिंग बनती है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पे हम भाग की विशेषता को, छोटी की विशेषता को हम पूरे पर लागू कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये कुल मिला के प्रश्न में अनुमान छुपा होता है, अवधारणाएं छुपी होती है, इस तरह की बातें होती है। क्या तुमने चोरी करना बंद कर दिया? अगर हाँ कहोगे इसका मतलब है पहले चोरी करते थे, अगर ना करोगे इसका मतलब है कि अब चोरी कर रहे हो, मतलब कि एक जटिल क्वेश्चन होता है। हैस्टी जनरलाइजेशन भाई हम जल्दी से किसी भी बात को अपर्याप्त डेटा के आधार पे, अपर्याप्त डेटा के निष्कर्ष के आधार पे ही हम जनरलाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि कई आधुनिक विद्वान निम्नलिखित में से संचार के सकारात्मक पहलुओं के रूप में मानते हैं, उनमें से कौन सा सत्य है? कह रहा है कम्युनिकेशन हेल्प्स क्रिएट नॉलेज। भाई बिल्कुल कम्युनिकेशन हेल्प करता है नॉलेज को क्रिएट करने, जब एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं कुछ नई बातें निकल के आती हैं। कह रहा है इट डिफाइंस द ह्यूमन गोल्स। कम्युनिकेशन भाई ह्यूमन गोल्स को भी डिफाइन करता है। कह रहा है इट सपोर्ट्स एफर्ट्स चेंज सोशल नॉर्म्स। क्या कर रहा है? इट सपोर्ट्स एफर्ट्स टू सोशल नॉर्म्स। नेक्स्ट कर रहा है इट मेक्स सिंपल टास्क टू कॉम्प्लेक्स। ये सरल काम को कठिन बनाता है, ऐसा तो नहीं करता है भाई, बल्कि कठिन काम को ये सरल बनाता है। इट्स प्रमोट्स प्रोपेगेंडा टेक्निक्स ऑल टाइम। कह रहा है कि इट्स प्रपोर्ट प्रोपेगेंडा टेक्निक्स ऑल टाइम। देखिए प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को सपोर्ट तो करता है, प्रमोट भी करता है, लेकिन यहाँ कर रहा है ऑल टाइम ऐसा नहीं होता। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 48 है, 24 है, 72 है, 36 है, 108 है। तो यहाँ पे क्या 24 दूना 48 होता है, 36 दूना 72 होता है, तो 54 दूना 108 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 108 राइट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के क्रम में कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि हार्ड ड्राइव में कोई हिलता हुआ भाग नहीं होता है। हार्ड ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, नहीं होता है भाई, हार्ड ड्राइव में मूविंग पार्ट होता है, इसको खत्म करो। फैन इज रिक्वायर्ड टू कूल डाउन सीपीयू दैट
प्लीज डू नॉट ओवरहीट। बिल्कुल भाई, फैन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जो सीपीयू है उसको हम कूल डाउन कर सके, ठीक है। एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन इन हार्ड ड्राइव इज फास्टर देन एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम। नहीं, गलत बात है भाई, रैम में ज्यादा तेजी से डाटा एक्सेस होता है, हार्ड ड्राइव में नहीं होता है, तो ये भी कटेगा। कह रहा है कि व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव इज लॉस्ट। ये भी बात गलत है भाई, अगर पावर स्विच ऑफ होता है तो इन्फॉर्मेशन हार्ड ड्राइव से लॉस्ट नहीं होता है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। कह रहा है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन हार्ड ड्राइव, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, अगर आप मतलब कि अमाउंट ऑफ मेमोरी के क्रम में देखेंगे तो जो रैम होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपेरेटिवली हार्ड ड्राइव के। अर्थात देखेंगे तो बी और ई इसका राइट आंसर बन जाएगा, बी और ई इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रिया नोज सी डिड समथिंग एम्बैरसिंग एट हर बेस्ट फ्रेंड बर्थडे पार्टी मेनी ईयर्स एगो। प्रिया को याद है कि उसने अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में कुछ एम्बैरसिंग किया था, बट सी कैन नॉट रिमेंबर व्हाट इट वाज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। करा है लेकिन क्या किया था एक्चुअल में उसको याद नहीं है। तो जब आपको कोई बात, जैसे जो मेमोरी होती है हमारी मुख्य रूप से देखेंगे तो कॉन्शियस मेमोरी होती है, अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। जब हमने कोई घटनाक्रम किया है लेकिन अब वो हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में चला गया है, अर्थात वो जो घटनाक्रम था, वो जो फिनोमिना थी, क्या है, वो दमित हो गई है, सप्रेस्ड हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। अर्थात वो जो घटना थी, वो जो घटनाक्रम था, वो उसका दमन हो चुका, हमारे वो अनकॉन्शियस मेमोरी में चला गया है। वो कॉन्शियस नहीं है लेकिन उसको हल्का सा ये याद है कि भाई हमने अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में हमने कुछ गड़बड़ किया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रिप्रेशन बनेगा, एमनेसिया नहीं होगा। एमनेसिया में हमने आपको एमनेसिया के 3-4 प्रकार बताए थे, ठीक है। और इम्प्लिसिट मेमोरी भी इसका राइट आंसर नहीं है और इंटरफेरेंशियल भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? रिप्रेशन इसका राइट आंसर है, ठीक है। एमनेसिया में आमतौर पर जो मस्तिष्क में चोट लगती है, मतलब चोट लगने से पहले भूल जाना, चोट लगने के बाद की घटना का याद न रहना, कुछ इस तरह की बातें हमने आपको बताई थी। इम्प्लिसिट मेमोरी में हमने आपको बताया था कि भाई जो आपकी आदतों से जुड़ी होती है, कोई मतलब जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है वो आपकी हैबिचुअल होती है, हैबिट से जुड़ी होती है। और इन्फ्रेंस का मतलब ये तब होता है जब कोई पुरानी जानकारी दूसरी जानकारी को याद करने में बाधा पहुंचाती है, हस्तक्षेप करती है, तो उसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रिप्रेशन है, ठीक है। तरह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन अ वैलिड आर्गुमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेस हैव टू बी ट्रू। एक वैलिड आर्गुमेंट्स के लिए सभी प्रीमाइसेस ट्रू होना चाहिए, ये बात तो गलत है भाई। सभी प्रीमाइसेस का ट्रू होना कोई जरूरी नहीं है। वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूट टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन ऑफ इटसेल्फ। ट्रू पूछ रहा है, वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूट टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन ऑफ इटसेल्फ। नहीं भाई, वैलिडिटी चेक की जाती है प्रोपोजिशन की नहीं, वैलिडिटी चेक की जाती है आर्गुमेंट्स के, और एक आर्गुमेंट्स में कम से कम 2 प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन होता है, अर्थात ये भी बात तो गलत होगी। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ सिंगल प्रोपोजिशन। हाँ ये सही है कि जैसे एक सिंगल प्रोपोजिशन को देखा जाता है कि ये सही है या गलत है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन बी एट्रीब्यूट ऑफ आर्गुमेंट। नहीं भाई, आर्गुमेंट का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है वैलिडिटी को चेक करना। हम ये चेक करते हैं कि वो कोजेंट है कि नॉन कोजेंट है, ठीक है। तो जो आपका प्रोपोजिशन होता है, सिंगल प्रोपोजिशन में हम देखते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन अगर वो आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट्स में हम देखते हैं कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। मतलब बेसिक स्टैटिक्स की बातें हमने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से बताई थी, अगर वो क्लास याद होगी तो आपको देखिए मीडियम तो नहीं होगा क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी का भाग है, तो बी नहीं है तो ये तो कट गया और बी किसी में है नहीं, ठीक है। बाकी देखेंगे आपका मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और रेंज तो कंफर्म है। आपका क्या है रेंज, अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है डिस्पर्शन में आएगा। तो डी किस में है भाई? देखो डी इसमें है नहीं, ये नहीं होगा, और ये है और ये है। अब ये क्वार्टाइल तो इसमें नहीं आएगा, तो ये बनेगा ए सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। डिस्पर्शन का जो मतलब राइट आंसर है वो ए सी डी बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसको इसका कंपेरिजन था सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का, तो आप देखेंगे इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन मीडियन मोड, मतलब ये 3 चीजें आती है, ये डेटा के केंद्रीय मान को बतलाती हैं। बाकी डिस्पर्शन को देखेंगे तो मतलब कि ये डेटा के प्रसार को बतलाता है। इसमें आपका रेंज आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, मतलब ये बतलाता है कि आपका डेटा वो एवरेज से कितना फैला हुआ है, आपको ये बतलाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो ए सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी चीजें यहाँ पे हमने नोट कर दी हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की मानसिक विकास की विशेषताएं हैं? किशोरों की मतलब कि एडोलसेंस की बात हो रही है। कहना इंक्रीज एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शंस, ये बात तो सही है। जहां जहां इंक्रीज बात होगी, रिव्यू द होप्स एंड एस्पिरेशन। अब देखिए 1 मिनट इसको भी छोड़ के रखिए। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड भाई, मतलब कि अंडरस्टैंड की एबिलिटी तो बढ़ती है भाई एडोलसेंस में। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ जनरलाइज्ड, ये भी बढ़ती है। एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी होती है। अगर वैसे देखेंगे सब सही है, लेकिन आप यहाँ से
4 ही विकल्प आपको चूज़ करना है, उस हिसाब से देखेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा रिव्यूइंग ऑफ होप्स एंड मतलब एस्पिरेशन। तो यहाँ पे रिव्यू करने की बात की जा रही है, ठीक है? एडोलसेंस रिव्यू उतना अच्छा कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, इस पे उतनी आशा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो लेकिन ये जो बातें हैं मतलब कि इनके जो एब्स्ट्रैक्शंस है, उनकी एबिलिटी जो इंक्रीज़्ड हो रही है डील करने की, प्लस अंडरस्टैंड करने की, जनरलाइज़्ड करने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, ये चारों विकल्प मोस्ट एप्रोप्रिएट होंगे। तो ए, सी, डी, ई इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑन है निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से समतुल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? कह रहा है कि नो कार्निवोरस आर कैट्स, सम कार्निवोरस आर नॉन कैट्स, ऑल कैट्स आर कार्निवोरस और ऑल नॉन कार्निवोरस आर नॉन कैट्स। देखिए ये आपका क्या है, ये नॉन इसके सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट में भी लगा है और नॉन इसके प्रेडिकेट में भी लगा है। ये क्या है, ये आपका कंट्रापोजिशन है। ये आपका क्या है, कंट्रापोजिशन। अगर ऑल कैट्स आर कार्निवोरस को देखेंगे तो देखिए ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन गया, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन गया और दोनों के आगे नॉन लग गया था। तो ये सी एंड डी ये इसके राइट आंसर है, सी एंड डी इसके राइट आंसर बनेंगे। मतलब और ये जो टाइप है किसका है, ये टाइप कंट्रापोजिशन का है, कंट्रापोजिशन का। हमने आपको बहुत अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग में ये सारी चीजें बतलाई और समझाई हैं। देखिए कॉन्वर्स होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑब्वर्स में भाई आपका वर्जन चेंज होता है, मतलब ऑल की जगह नो, सम की जगह सम नॉट, और प्रेडिकेट के आगे केवल नॉन लगता है। जैसे देखिए नो डॉग्स और ब्लैक में ऑल डॉग्स और नॉन ब्लैक, देख रहे हैं नॉन लगा है केवल प्रेडिकेट के आगे। लेकिन कंट्रापोजिशन पे आओगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो इंटरचेंज होते ही हैं, प्लस सब्जेक्ट के आगे भी नॉन लगता है और प्रेडिकेट के आगे भी नॉन लगता है, ठीक है। जैसे देखिए सम यस इज नॉट पी या ऑल यस इज पी के आगे ऑल नॉन इज पी इज नॉन यस, ठीक है। यहाँ भी नॉन लगा है, यहाँ भी नॉन लगा है, तो वही चीज हमने आपको यहाँ पे दिखलाई। तो देखिए ऑल नॉन कार्निवोरस और नॉन कार्ड्स, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल था, तो इसका जो कंट्रापोजिशन बना तो ये बन गया था। सी एंड डी को देखेंगे तो एक दूसरे के ये समतुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन क्रॉस मैच का सवाल है। यहाँ पे अथर्स है, यहाँ पे कुछ बुक है, ब्रह्मगुप्त है, वराहमिहिर है, भास्कराचार्य है और भरत मुनि है। ब्रह्मगुप्त क्या लिखा है भाई, ब्रह्म सोप्ता सिद्धांत, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त का तो यही है, सेकंड है। और एक चीज और ध्यान ध्यान था हमको, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य अपनी पुत्री लीलावती के क्रम में ही लीलावती बुक को लिखा था इन्होंने। तो इसका तो फर्स्ट हो गया, इसका तो सेकंड हो गया, मतलब कि सी का फर्स्ट देखेंगे तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये खत्म और ये खत्म, और बाकी ए का दूसरा देखेंगे तो इसमें है। तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी बराहमिहिर को देखेंगे तो इसका ये भारत संहिता है, ये इसका चौथा हो जाएगा। और अगर भरत मुनि को देखेंगे तो न्यायशास्त्र हो जाएगा, इसका ये थर्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो सेकंड वाला विकल्प है वो राइट आंसर के रूप में बन जाएगा, ठीक है। एक निश्चित कोडिंग भाषा में ग्रेड शब्द को ETCCR को कोडित किया जाता है। अच्छा कुछ गलत किया, अच्छा ग्रेट, अच्छा हिंदी में लिख दिया गया है ग्रेट, GREAT, ग्रेट को ETCCR लिखा जाता है। तो फ्रॉन को क्या लिखा जाएगा, फ्रॉन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसकी अल्फाबेटिक वैल्यू अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी का होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, इसका होता है 1, इसका होता है 20। अब देखिए ये जी है तो ई का होता है 5, इसका होता है 20, इसका होता है 3, इसका होता है 3, इसका होता है 18। तो आप अगर देखिए यहाँ से 7 में से 2 निकला -2 5 हो गया, ये 18 में +2 हो गया, ये 5 में से 2 निकला तो 3 हो गया, 1 में 2 जुड़ा तो 3 हो गया और 20 में से 2 निकला तो 18 हो गया। मतलब कि -2 +2 ये होता है, F होता है आपका 6, ए होता है 18, ओ होता है आपका 15 होता है ना, ओ का होता है आपका फ्रॉन है ना। तो और बाकी डब्ल्यू का होता है, बाकी एन का होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इस हिसाब से एफ में से अगर 2 निकालेंगे तो डी आ जाएगा। तो डी और किसी में है नहीं, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अगर इसमें से निकालेंगे 18 मतलब 18 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ +2 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। डी टी अर्थात पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। 1946-47 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन एनटीए द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि अगर पीआईबी की रिपोर्ट देखेंगे तो पीआईबी की रिपोर्ट में 1946-47 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 17 बताई गई थी। पता नहीं क्यों एनटीए ने इसको ड्रॉप किया, मैं नहीं जानता, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो 17 होना चाहिए था। लेकिन एनटीए ने ड्रॉप किया, इसलिए सवाल भी नहीं हो सकता है, तो इसको ड्रॉप ही माना जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि नरेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कौन सा कथन का हिस्सा है, मतलब पार्ट ऑफ द नरेशन पूछ रहा है। नरेशन मतलब कि स्टोरी टेलिंग की, ऐसे जान लीजिए कहानी वाली बात है, ठीक है। तो कह रहा है सीक्वेंस इज बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। भाई आप कोई नरेशन कर रहे हो, कोई कथन या कहानी कर रहे हो, तो भाई आपको उसका बिगिन और एंड पता होना चाहिए, ये बात तो सही है। कैजुअल डेवलपमेंट बिटवीन सीक्वेंसेज एंड कंक्लूजन, ये भी बात सही है भाई, कैजुअल डेवलपमेंट और मतलब कि सीक्वेंस और कंक्लूजन के बीच में एक कारण होना चाहिए। नेक्स्ट ऑन है मेमोरेबल फ्रेजेज इंडिकेटिंग व्हाट हैपेंड, एब्सेंस ऑफ स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट और एक्सक्लूजन ऑफ टेम्पोरल फैक्टर। अगर आप देखेंगे एब्सेंस ऑफ स्थानिक संदर्भ का अभाव और लौकिक कारण का बहिष्करण। देखिए ए बी
ए बी तो कंफर्म है और मेमोरेबल फ्रेजेस ऑफ इंडिकेटिंग व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ था उसे दर्शाने वाले कुछ ऐसे वाक्यांश होने चाहिए। तो ए बी सी देखेंगे, इसका राइट आंसर बन जाएगा एब्सेंस ऑफ स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट, स्थानिक संदर्भ का अभाव हो सकता है, कंक्लूजन ऑफ टेम्पोरल फैक्ट लौकिकरण का विस्तार हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे नरेशन के पार्ट्स के रूप में तो ए बी सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर की फीचर्स देखेंगे तो नरेशन का मतलब क्या है भाई, एक प्रोसेस होता है स्टोरी टेलिंग का, डिस्क्राइब करने का किसी भी फिनोमेना या किसी भी इवेंट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में बतलाने का। की फीचर्स देखेंगे भाई, सीक्वेंस होना चाहिए, टेम्पोरल एस्पेक्ट्स होना चाहिए, कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए और कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू उसका ठीक-ठाक होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड लास्ट पर्सन तक के बीच में, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका थर्ड वाला विकल्प फर्स्ट वाला विकल्प राइट आंसर है। A sampling technique that is relies in getting information from people who know about the population interest rather than from members of that population themselves refer to the, कह रहा है कि भाई अगर कोई एक वो कौन-सी नमूना तकनीक है जो लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर निर्भर करती है, उस आबादी के सदस्यों के बजाय रुचि के आबादी के बारे में जानते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है? देखिए, एक तो हमने आपको जब सैंपलिंग पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में हमने आपसे बतलाया था कि जैसे कि आप अगर आतंकवादी या टेररिस्ट पर कोई ऐसा शोध कर रहे हैं, तो टेररिस्ट के बारे में तो आप जानते नहीं हैं और टेररिस्ट के बारे में जानकारी निकालनी भी आपके लिए बहुत कठिन होगी। तो टेररिस्ट तो ऐसे ही आपको मिलेगा नहीं, कोई कहेगा कि भाई हम आतंकवादी हैं, आइए हमको अपना सैंपल बना, ऐसे तो कोई कहेगा नहीं। तो टेररिस्ट के बारे में जो जानता होगा कि टेररिस्ट कैसे होते हैं, उनका विजन क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, आप उन्हीं को पकड़ने का प्रयास करेंगे, मतलब उन्हीं को लेने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल टेररिस्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन टेररिस्ट के बारे में जो जानता है, उसको आप अपना सैंपल बनाएँगे। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये टेररिस्ट की गतिविधियों को समझता है, इसको जानता है, तो आप ए को अपना सैंपल बनाएँगे और इस टेररिस्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये जो ए है, ए आपका क्या है? ये ए आपका की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग है या की इन्फॉर्मेंट सैंपल है। आपके सैंपल के बारे में ये सूचना दे रहा है। कौन? ए सूचना दे रहा है, ठीक है? ये जो व्यक्ति है, ये सैंपल तो आपका कुल मिला के ये था। जानकारी इसके बारे में लेनी थी, लेकिन अब टेररिस्ट तो आपको मिलेगा नहीं, तो टेररिस्ट के बारे में जो जानता है वही आपका की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग है, ठीक है? वही कह रहा है ना कि भाई जिसके उस आबादी के सदस्यों के बजाय रुचि की आबादी के बारे में जानना, मतलब कि उस आबादी, किस आबादी के बारे में, जिस आबादी तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, बल्कि उस हम उसको सैंपल फिर किसका बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? जो उस आबादी के बारे में, आपके एक्चुअल सैंपल के बारे में जो जानता है, हम उसको अपना सैंपल बना रहे हैं। वो जो सैंपल होता है, वो की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है? वो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग कुल मिला के सीधे जनसंख्या के सदस्यों से नहीं, बल्कि उन लोगों से जानकारी ली जाती है जो उस जनसंख्या के बारे में, उस पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसे जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी सेना की रुचि क्या है? अगर आप सोचेंगे कि हम उसके बारे में जानकारी ले लें, तो आप तो ले नहीं पाएँगे। लेकिन बहुत हद तक जानकारी या वो उन लोग का उद्देश्य क्या है, वो भारत पे क्यों बार-बार आक्रमण करते हैं, उनका नेचर क्या है, क्या मतलब है? अगर उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है, तो भारतीय जो सेना है, जो बॉर्डर पे लगी है, उसको अगर आप अपना सैंपल बनाएँगे, तो इस आपके सैंपल के बारे में काफ़ी हद तक सटीक जानकारी मिल सकती है। तो ये जो भारतीय सेना होगी या जो भारतीय सेना के जवान होंगे, वो आपके की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग कहलाएँगे, ठीक है? बाकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, आप जानते हैं सभी के सुने जाने का समान अवसर होता है। कोटा सैंपलिंग है, कोई एक निर्धारित कोटा फिक्स कर देते हैं। तो फाइनली देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फाइनल आंसर। अच्छा, स्नोबॉल सैंपलिंग आप देखेंगे तो क्या होगा भाई, स्नोबॉल सैंपलिंग की तरफ से नेटवर्क सैंपलिंग होती है। स्नोबॉल सैंपलिंग नेटवर्क सैंपलिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि आप थर्ड जेंडर पे काम कर रहे हो। थर्ड जेंडर की एक संख्या को ढूँढ पाना आपके लिए भी कठिन काम होगा। मान लो किसी तरीके से आपने एक थर्ड जेंडर तक पहुँचा, आप पहुँचे किसी तरीके से। अब आप इसी से पूछेंगे भाई आप जैसे और लोग कहाँ-कहाँ रहते हैं? अब बताएगा भाई देखो 2 लोग यहाँ रहते हैं, 3 लोग यहाँ रहते हैं, 4 लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है? आप यहाँ जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग है। फिर यहाँ पहुँचोगे तो पूछोगे और लोग कहाँ रहते हैं, बताएँगे यहाँ रहते हैं, ये बताएगा यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, ये बताएगा यहाँ रहते हैं। तो ऐसे ही आप उन डेटास तक पहुँच सकते हो, ठीक है? ये स्नोबॉल सैंपलिंग, नेटवर्क सैंपलिंग का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए अधिक रासायनिक पैरामीटर है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर्स मेजर्स द वाटर क्वालिटी? देखो टर्बिडिटी, मेलापन नहीं भाई, टेम्परेचर नहीं भाई, कठोरता, पानी को हम कैसे मानते हैं? सॉफ्टनेस और उसकी हार्डनेस से, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हार्डनेस बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑन निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सभी बिल्ली या मांसाहारी के विपरीत है? आपको याद होगा तो हमने आपको बताया है क्या? हमने आपको बताया है AEIO, ठीक है? तो ये विपरीत पूछ रहा है ना, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा ये सभी की बात कर रहा है, मतलब आल की बात कर रहा है। ये जो जो ए है, ए के
अपोजिट ओ होता है, आई के अपोजिट ई होता है। तो अगर यहाँ पे सभी दिया है इसका मतलब ऑल वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो ऑल वाले स्टेटमेंट का जो उल्टा होगा वो सब नॉट वाला होगा। तो देखो भाई सब नॉट वाला कहाँ है? तो सब नॉट वाला पहले में ही है, कुछ बिल्लियाँ मांसाहारी नहीं होती हैं, तो यही है ना? तो सभी बिल्लियाँ मांसाहारी होती हैं, कुछ बिल्लियाँ मांसाहारी नहीं, ये इसका अपोजिट है। तो पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। हमने आपको बतलाया था भाई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को, ये देखिए आपके सामने टेबल है। ए और ई का जो रिलेशन होता है वो होता है कंट्रेरी का, आई और ओ का जो रिलेशन होता है सब कंट्रेरी का, ये सब अल्टर्न्स होते हैं। और ये जो ई और आई और ए एंड ओ का जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन होता है। कई बार बताया है। विश्वविद्यालय स्तर के मुद्दों को देखने के लिए एन कुंजरू कमेटी का गठन किया गया था। ये आपके लिए नया सवाल हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। जो विश्वविद्यालय स्तर पर मुद्दे को देखने के लिए एन कुंजरू कमेटी का गठन यूजीसी के माध्यम से किया गया था, 1959 में किया गया था। ये देखने का प्रयास किया था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है क्या वो ठीक है या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया? 1970 की बात किया जा रहा है, ठीक है। 1970 में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आया था आपका ट्रांजिस्टर, फिर आ गया था फर्स्ट ऑफ ऑल आया था आपका वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर उपयोग होने लगा, फिर आपका आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया। 1970 का वो समय था, उस समय तक छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स मार्केट में आ चुके थे, अर्थात राइट आंसर आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है। पहले वैक्यूम बेस्ड आया, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आई जिसको जेएस केल्वी ने आविष्कार किया था। किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये भी सवाल बार बार पूछा गया है। फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। नेक्स्ट ऑन है अकॉर्डिंग टू द न्याय फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फ्लुएंस करिस्पॉन्ड्स ऑफ उपान्या की बात हो रही है। उपान्या की बात हो रही है, जहाँ पे अब कह रहा था हिल इज फायर, उपान्या है नहीं, बिकॉज इट हैज, ये तो कॉज है। व्हाट एवर हैज स्मोक हैज फायर, ये भी नहीं है। द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। ठीक है। तो उपान्या क्या है? ये इनवेरिएबल एसोसिएशन जहाँ होता है वहां पे क्या होता है? उपान्या होता है। इसके बारे में हमने आपको बकायदा बतलाया था। देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है। ठीक है। तो द हिल हैज स्मोक विच इनवेरिएबल एसोसिएटेड विद फायर, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। एक और हम एक दिन आपको टेबल दिया था, उस टेबल को भी ध्यान रखिएगा। मैक्स ऑफ द सवाल जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, एक दो तो यहीं से हर बार आते हैं, उदाहरण भी चेंज नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो 4 वाला हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय का दौरा चीनी यात्री वेन सांग ने किया था? तो सबसे सरल सवाल यही है भाई, वो कौन सा विश्वविद्यालय था? वो नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, जो कि चाइनीज से बुद्धिस्ट स्कॉलर था। कौन? एन सॉन्ग। ठीक है। तो ये क्या था? जो कि भाई बुद्धिस्ट शिक्षा को अर्न करने के लिए वो नालंदा यूनिवर्सिटी आया हुआ था। भारत में उच्च शिक्षा के मुद्दों को अप्रत्यक्ष रूप से छूने वाला पहला आयोग कौन था? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से होता तो हम कुल मिला के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की तरफ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे 17-19 ये सैडलर है, ये बहुत बात की घटना है। हर टाउन समिति इसी के रिव्यू करने पे आई थी। तो 1902 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है। तो रैले कमीशन। ठीक है, 1904। ठीक है। तो ये है। लेकिन इससे पहले 22-23 में जो भारतीय शिक्षा आयोग बना था, सॉरी 22-23 करें, 82-83 में भारतीय शिक्षा आयोग बना था। इसी में मतलब कि 82-83 में ही मतलब कि उच्च शिक्षा के मुद्दों को छूने का प्रयास किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे इसको इनडायरेक्टली बोल दिया गया। ठीक है। तो इनडायरेक्टली देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला बन जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है। नेक्स्ट ऑन है अ सोशियोलॉजी प्रोफेसर वांट्स टू गेदर स्टूडेंट्स ओपिनियन ऑन द कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज डिस्कस्ड इन क्लास विच टूल्स अलाउ टू प्रोफेसर टू क्रिएट पोल्स एंड एनालाइज रिस्पॉन्सेज इन रियल टाइम। तो ये एक समाजशास्त्र का प्रोफेसर हैं जो कि कक्षा में कुछ एक ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जिन पर वो छात्रों की राय को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो रियल टाइम में वो इकट्ठा करना चाहते हैं। तो कुल मिला के वो सर्वेक्षण करना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से टूल ज्यादा उपयोगी होंगे? देखो, तो एक चीज तो इन सब के बारे में, पांचों के बारे में हमने आपको बतला दिया है पहले से। देखिए काइमटेसिया तो एकदम फाइनली नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। ये तो नहीं है। तो अब ये नहीं है तो बी नहीं है। बी नहीं है तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। बस कौन रहा है? सेकंड वाला। इल्यूमिनेट करना सीखो, सवालों के जवाब बहुत अच्छे से आप दे पाओगे। बाकी स्ट्रापोल, सर्वेमैन की मेंटीमीटर, पॉल एवरीवेयर, इन सब से आप रियल टाइम में सर्वे या पॉल क्रिएट कर सकते हो। और इन सब के बारे में हमने आपको पहले बतला दिया है। ठीक है। तो अब बार बार यहाँ पे लिख के बतलाने का कोई खास मतलब नहीं बन पाता है। कह रहा है कि सीक्वेंशियल अकाउंट्स टोल्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर व्यू पॉइंट आर कॉल्ड द। ठीक है, एक विशेष दृष्टिकोण से बताए गए अनुक्रमिक खातों को क्या कहा जाता है? अनुक्रमिक। क्रम से कोई बात अगर आप बतला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नैरेटिव्स बोलेंगे। नरेशन की बात थोड़ी सी पहले बात हुई कि भाई बिगिनिंग पता होनी चाहिए, एंडिंग पता होनी चाहिए। ठीक है। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, उसका एक फ्लो होना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमने पहले बातें की थी ना, तो वो नरेशन की ही बातें थी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा नैरेटिव्स बन जाएगा।
घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण होना चाहिए जो पर्टिकुलर किसी विशेष दृष्टिकोण से आप स्टोरी को टेल कर रहे हो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी या उस पे आधारित मूवी बनी तो उन्होंने उसको एक फ्लो दिया, अपनी पूरी कहानी को एक क्रम दिया, एक नरेशन, एक नैरेटिव पहले तैयार किया गया, फिर उस पर मूवी बनाई गई, ठीक है? अब कह रहा है ट्रेन में यात्रा करते हुए एक आदमी 2 मिनट में 13 टेलीफ़ोन खंभे को देखता है। 2 मिनट में 13 टेलीफ़ोन खंभे, 1 से लेके 13 तक। 13 टेलीफ़ोन का अच्छा 13 टेलीफ़ोन खंभे में कितना गैप होगा मतलब 12 होगा तभी तो 13वाँ आएगा, तो गैप तो 12 ही होगा। तो कह रहा है कि 2 क्रमिक के टेलीफ़ोन के बीच में 125 मीटर की दूरी है। अच्छा 2 क्रमिक मतलब कि 13 खंभा है, 13 खंभों के बीच में खंभे एक्चुअल में कितने बनेंगे, गैप कितने बनेंगे, 12 के बनेंगे। अच्छा एक खंभे के बीच की दूरी कितनी है, 125 है। तो 125 में गुणा किसका हो जाएगा, 12 का। 125 में अगर 12 का गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 1250 और 125 दूना हो जाएगा आपका ये 250 तो कुल मिला के ये बन गया 1500 मीटर। अगर 1500 मीटर को आप किलोमीटर में बनाओगे तो ये बन जाएगा 1.5 किमी। किलोमीटर बनाने के लिए आप 1500 में 1000 का भाग कर दोगे तो किमी बन जाएगा। अब कह रहा है कि 2 मिनट में, कहाँ गया भाई 2 मिनट। यदि कभी टेलीफ़ोन 100 दूरी पर है, ट्रेन की गति क्या है? अच्छा आदमी 2 मिनट में 13 टेलीफ़ोन खंभे को देखता है। 2 मिनट मतलब अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 2 मिनट को अगर आप घंटा में बनाओगे तो क्या बनेगा 2/60 के मतलब 1 एक्के 1 30 मतलब कि 1/30 घंटा। दूरी कितनी है 1.5 1.5 गुणे 1/30 करोगे, ये 30 ऊपर जाएगा 1.5 गुणे 30 हो जाएगा अर्थात 30 एक्के 30 और 30 पंचे 150 तो बन जाएगा क्या कुल मिला के अ, मतलब 30 से हाँ, हो गया ये 30 एक्के 30 और आधा और ये 15 हो गया तो मतलब कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर बन जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? नेक्स्ट ऑन कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को एक परियोजना प्रदान करता है, जहाँ वे वास्तविक समय में पौधों के विकास और पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों की जाँच करने के लिए प्रयोग करता है। यह आकलन किसका है? अच्छा, कह रहा है समेटिव नहीं भाई, समेटिव होता तो वो जैसे समेटिव में क्या होता है हम किसी भी घटनाक्रम के एंड में उसको असेस करते हैं, समेटिव तो नहीं है। इप्सेटिव इप्सेटिव भी नहीं है, क्योंकि इप्सेटिव में हम उसके ओल्ड परफॉर्मेंस से ही कंपेयर करते हैं किसी भी बच्चे के ओल्ड जैसे अगर आप वार्षिक रिजल्ट देख रहे हो तो उसी बच्चे से राम का आप साल के एंड में रिजल्ट देख रहे हो तो इसी बच्चे का भाई आपने देखा कि अगर फिफ्थ में फोर्थ में कितना नंबर पाया था मतलब उसी के पिछले रिजल्ट से हम कंपेयर करते हैं इप्सेटिव में। पीयर असेसमेंट हम साथी बच्चों से कंपेयर करके देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कुल मिला के ऑथेंटिक असेसमेंट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑथेंटिक असेसमेंट बन जाएगा। इन सब के बारे में हमने यहाँ बतला भी दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट एयर नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड NO ये तो है, NO2 ये भी है, Na है, N2O एयर पोल्यूटेंट के रूप में नहीं होता है, ठीक है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, ये आपकी कुल मिला के आप कहेंगे कि ये प्राइमरीली ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड को हँसाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 है योर मेजरमेंट शुड शो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज इफ यू वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जब भी डिफरेंट पॉपुलेशन में अपने रिसर्च के रिजल्ट को जनरलाइज करने की बात होती है तो वहां पे देखी जाती है क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑन है मेटाकॉग्निशन के महत्व को जानने के बाद अच्छा एक चीज और वही जब जनरलाइज़ मतलब जब सामान्यीकरण किया जा रहा है चीज़ों को, जब चीज़ों को सामान्यीकरण किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, लेकिन जब काज़ देखा जाता है, ठीक है? कारण देखा जाता है, तो वहाँ पे होती है आपकी इंटरनल वैलिडिटी। मतलब ये देखा जाता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में प्रॉपर एसोसिएशन है कि नहीं है, तो वहाँ पे है आपका इंटरनल वैलिडिटी। लेकिन जब किसी भी रिसर्च के या किसी भी शोध के कन्क्लूजन्स को अब जनरलाइज़्ड किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है कि नोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मेटाकॉग्निशन टीचर डिसाइडेड टू शी शुड ट्राई टू फोकस ऑन योर यंग स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन देयर ओन थिंकिंग स्किल्स। Richa knew by having her students think about her thinking, they would eventually increase their metacognitive skills, which are the strategy should be Richa employs। ठीक है? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो अपने छात्रों का ध्यान अपने स्वयं के सोचने के कौशल के आधार पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो इसको क्या किया जाएगा या वो ऐसे कैसे कर पाएगी? तो ऋचा कौन-सी रणनीति अपनानी चाहिए कि उसके बच्चे जो है उसके अनुसार सोचना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो इसके लिए जो राइट आंसर बनना चाहिए ओवर लर्निंग है, ओवर लर्निंग नहीं है, केडब्ल्यूएल चार्ट है, इसको तो आप लोग सुने होंगे ज़रूर। रोड लर्निंग भी नहीं, एल्गोरिथम भी नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो राइट आंसर इसका केडब्ल्यूएल चार्ट है, ठीक है? केडब्ल्यूएल चार्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो केडब्ल्यूएल चार्ट है। केडब्ल्यूएल चार्ट क्या होता है? कुल मिला के एक तरफ से एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा ऑलरेडी क्या जानता है, दूसरा वो क्या जानना चाहता है, तीसरा व्हाट दे हैव लर्न वो क्या जान चुका है।
ठीक है? कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को बिल्ड करते हैं या कि अवेयरनेस ऑफ देयर ओन थिंकिंग, ठीक है? उसको हम बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो KWL चार्ट है। बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मेटाकॉग्निशन क्या है? जब हम थिंक करते हैं अपनी ही थिंकिंग के ऊपर, जैसे आप कोई घटनाक्रम करते हो, कोई कार्य करते हो, अब ये उसी पर फिर से विचार करते हो कि आखिर ये क्यों है? या आप एनडीए अगर जेआरएफ नहीं हुआ तो आप विचार कर रहे हो कि जेआरएफ क्यों नहीं हुआ? क्या है? मेटाकॉग्निशन है। जब आप अपनी थिंकिंग, अपनी एक्टिविटी पे ही क्या करते हो? विचार करते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को सही ढंग से भरना है, ए से लेके ई तक। कह रहा है कि स्मार्ट वॉच और वायरलेस हेडफ़ोन को फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया था। क्या किया था? भई ब्लूटूथ। पहले तो ई आ जाएगा और ई जैसे ही आएगा तो 2 ठो खत्म हो गया। फिर कह रहा है यह एक किया जाता है, यह एक रेंज, मतलब एक रेंज क्या है? ये शॉर्ट रेंज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईए। ईए मतलब कि ये खत्म हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर बन जाएगा। बाकी आप फिट अप कर लीजिएगा। ए हो गया, बाकी इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सी आ जा रहा है, फिर देखेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर देखेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 है, ये कंपोनेंट है कुछ कंप्यूटर के और ये इसकी मीनिंग है। रैम दिया है, रैम का मतलब क्या है? रोम का मतलब क्या है? सीमोस क्या है? सीपीयू क्या है? रैम सीपीयू तो आप कहोगे भाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। रोम को कहोगे ये स्टोर करता है बूटअप प्रोग्राम को, तो ये 4 हो जाएगा, बी का 4, ठीक है? और रैम को कहोगे तो रैम क्या करता है? मेमोरी दैट कैन बी रिटन, रीड एंड राइट, ये हो जाएगा आपका थर्ड। और सीमोस क्या है? स्टोर्स द डेट एंड टाइम, बायोस वगैरह करता है, तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है? तो अब हिसाब से देखेंगे तो ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, इसका जो सेकंड वाला विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल नाम होता है, ये टेम्पोररी डेटा को होल्ड करती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, कंप्यूटर के आपके ये परमानेंट मेमोरी का हिस्सा होती है और आपके कंप्यूटर का जो बूटअप प्रोग्राम होता है वो इसी रोम में इंस्टॉल्ड होता है। सीमोस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम हमेशा प्रॉपर बने रहते हैं, वो काम किसका होता है? सीमोस बैटरी का होता है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि सुनामी एक है, क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ और अंतरंग दोनों है, ना तो अनुप्रस्थ ना तो अंतरंग। देखो ये भी नहीं है। सुनामी क्या है? एक आपकी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों प्रकार की वेव्स होती हैं। जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो पानी की सतह को ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे करती है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो भाई जो पानी होता है उसको आगे पीछे करती हैं, ठीक है? तो सुनामी में देखेंगे तो ये दोनों घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? बेसिकली जो सुनामी होती है, सुनामी क्या है? मतलब एक प्रकार की एक बहुत बड़ी समुद्री लहर होती है। इस तरह की लहरें बेसिकली जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या भूकंपे होती है, जो पानी के नीचे की जो प्लेटें होती हैं धरती की, उसमें जब कोई खिंचाव होता है, गड़बड़ी होती है, खिसकती हैं, तो जाके इस तरह की घटनाएँ होती हैं जिसको हम सुनामी बोलते हैं। इसमें आपके अनुप्रस्थ एंड अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे आती हैं। नेक्स्ट वन, जब हम वर्णन करते हैं कि एक मीडिया प्रणाली को आदर्श मूल्यों के अनुरूप कैसे कार्य करना चाहिए, इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था नॉर्मेटिव थियरी, ठीक है? नॉर्मेटिव थियरी पढ़ाया था। नॉर्मेटिव थियरी में हम ये समझने का प्रयास करते हैं जो मीडिया है या किसी भी देश का मीडिया है, मीडिया के जो आइडियल वर्क्स क्या है, मीडिया के वैल्यूज क्या है, मतलब इसके दायित्व क्या है, मीडिया को कैसे कार्य करना चाहिए, ठीक है? जब इन सब की बात होती है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव थियरी। तो नॉर्मेटिव जो थियरी होती है वो मीडिया के वैल्यूज, मीडिया के रूल्स, मीडिया के सिद्धांतों पे बात होती है, ठीक है? तो राइट आंसर नॉर्मेटिव थियरी, ठीक है? इसके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता प्रोटोकॉल मुख्य रूप से वैश्विक तापन, जब भी वैश्विक तापन की बात होगी, ग्लोबल वार्मिंग की बात होगी, तो आएगा हमको याद कौन-सा? पेरिस समझौता। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है। आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जुड़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल आपके ग्रीन हाउस उत्सर्जन से अर्थात जीएचजी से जुड़ा हुआ है। जो किगाली समझौता है वो भी आपके ग्रीन हाउस गैस से ही जुड़ा हुआ है। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो सॉरी जो किगाली है वो आपका क्योटो का ही एक्सटेंडेड रूप है या उसी का अमेंडमेंट्स है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसीज़ की मतलब कि ओज़ोन डिप्लीशन की बात होती है। जो किगाली है भाई वो फिर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात हुई है। 2016 में क्योटो प्रोटोकॉल जानते ही हैं। 1997 में जो पेरिस समझौता है, 2015 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो इसके लिए तो बताना ही क्या है, 1987। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ऐसे सबको रहती भी हैं। 40 लोग हैं, 50 दिनों में 320 किलो भोजन खा जा रहे हैं। तो आपको एक फ़ॉर्मूला याद होगा M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। अगर ये याद है तो ये सब कुछ नहीं है। तो आप कहोगे 40 गुणे 50 नीचे 320 फिर करोगे 30 गुणे D2 और नीचे 80, ठीक है? अब इसी को आराम से कंपेयर कर लो। कुल मिला के बन गया 40 गुणे 50 गुणे 80 और नीचे आएगा 320 गुणे 30 और यहाँ पे आ जाएगा D2। अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो 16 सही 2/3 दिन आ जाएँगे, ठीक है? 16 सही 2/3 दिन अर्थात सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट ऑन है मतलब कि आपको क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है। निम्नलिखित विकासों की सूची बनाइए। दिया है टेलीविजन है, दैनिक प्रकाशन है, कैमरे का आविष्कार है, मास मार्केट पेपरबैक और चित्रलिपि, लेखन प्रणाली उत्पत्ति। भाई जो ओरिजिन आप थी आपकी हीरोग्लिफिक, ठीक है? प्रणाली की मतलब चित्रलिपि जब बहुत पहले जब मतलब कि छाल पे या क्या कहा जाता है कि पत्थर के पे लिखा जाता था, जो लेख लिखे जाते थे, वो उस समय की बात है। तो अर्थात अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने की बात होगी तो सबसे पहले यही आना चाहिए, ई वाला चित्रलिपि, ठीक है? और सबसे बाद में अगर बात होगी तो टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल आविष्कार हो गया, तो ईए अर्थात ईए कहाँ है? ये पाँचवाँ वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाना चाहिए। तो ई के बाद बी आपका आ जाएगा, ठीक है? बी का मतलब कि आपका पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, कैमरे का आविष्कार हो गया, फिर डी आ जाएगा, मास मार्केट पेपरबैक का आगमन हो गया, फिर टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल, ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर दिया है, देख लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, पेचिश एक जल जनित रोग है जो पानी के दूषित होने का कारण होता है। कह रहा है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ है। तो इसका तो वायरस तो नहीं है, लेकिन कवक भी नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों है, अर्थात दोनों इसके राइट आंसर होने चाहिए मेरे ख्याल से। सेकंड ही दिया है, अच्छा यहाँ पे सेकंड और फोर्थ भी कर लीजिएगा, ठीक है? सेकंड और फोर्थ अर्थात ये सेकंड मतलब कि सेकंड एंड फोर्थ दोनों इसके राइट आंसर बनेंगे, ठीक है? दोनों इसके राइट आंसर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।